आज बात करते हैं कि जर्मनी आने के कौन-कौन से पॉसिबल वेज़ हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि अगर एक रास्ता किसी एक इंसान के लिए फ़ीज़िबल हो, तो दूसरे के लिए भी वही फ़ीज़िबल हो। लेट्स टेक द एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई स्टूडेंट वीज़ा पे आना चाहता है और उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकता है, तो ज़रूरी नहीं कि हर कोई स्टूडेंट वीज़ा पे आ सकता हो या उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकता हो। क्योंकि मे बी पॉसिबल कि किसी के पास इतना टाइम ना हो कि वो पहले आए, यहाँ पे पढ़े और उसके बाद जॉब सर्च करे और उसके बाद सेटल हो। तो ये जो सवाल है, इट इज अ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन टू मी, जो बहुत टाइम से मेरे पास आ रहा है बहुत से लोगों की तरफ से। सो आई थॉट कि आज इस टॉपिक पे बात की जाए एंड लेट्स डू सम रिसर्च एंड कंपाइल ऑल द वेज एंड मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक। तो वन बाय वन आई विल ट्राई टू कवर ऑल द पॉसिबल एंड फीजिबल वेज टू मूव टू जर्मनी, और उसकी मेजर जो रिक्वायरमेंट्स हैं आई विल ट्राई टू कवर देम, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल कि एक वीडियो के अंदर सारे फीजिबल वेज भी कवर किए जाएं और उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स भी कवर की जाएं। सो आई विल ट्राई कि हम मेजर रिक्वायरमेंट्स हर पॉसिबल वे की कवर करें। तो सबसे पहला जो पॉसिबल वे है जो मेरी नजर में, दैट इज अ बिजनेस वीजा। आप बिजनेस वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें आपको ये दिखाना होता है कि आपके पास एक बिजनेस आइडिया है। बट ये थोड़ा सा मुश्किल तरीका लगता है मुझे, क्योंकि इसमें आपके पास प्रॉपर एक बिजनेस आइडिया होना चाहिए। उसके लिए आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, जो कि पूरी डिटेल डॉक्यूमेंटेशन होती है। और उसमें आपको कन्विंस करना पड़ता है अथॉरिटीज को कि आपका जो बिजनेस आइडिया है वो ऑलमोस्ट गारंटीड है टू बी सक्सेसफुल इन जर्मनी। एंड देन उसके ऊपर हंड्रेड्स ऑफ पेजेस की आपने डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है। ईच एंड एवरीथिंग आपने उसके डिटेल में अथॉरिटीज को देनी होती है, जो रिटर्न में आपने देनी होती है। उसके अंदर आपका फिर एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा होना चाहिए। उसके लिए ज्यादा अच्छा यही है कि आप ऑलरेडी वो बिजनेस कर रहे हो और उसमें ऑलरेडी अपनी कंट्री में सक्सेसफुल हो, सो यू कैन कन्विंस द अथॉरिटीज कि मैं ऑलरेडी इसमें मुझे बहुत महारत हासिल है और जब मैं जर्मनी में ये बिजनेस करूंगा तो मेरा ये प्लान है और इस तरीके से मैं जर्मनी में भी सेम वे आई कैन बी सक्सेसफुल एज आई एम इन माई ओन कंट्री। दूसरा तरीका है वो है जॉब सर्च वीजा, जिसको आप जॉब सीकिंग वीजा भी कह सकते हैं या स्किल्ड वर्कर वीजा भी कह सकते हैं। लेकिन उसमें आपने मेक श्योर करना होता है कि फर्स्ट यू डू योर ओन रिसर्च के जो स्किल आपके पास है या जो जॉब आप करना चाह रहे हैं जर्मनी में, उस फील्ड की या उस जॉब की या उस स्किल की डिमांड है जर्मनी में। ये नहीं कि मतलब आप बिल्कुल ही इररेलेवेंट स्किल लेके जर्मनी में आ जाएं और फिर आप मायूस हों या आप जो है बिल्कुल ही अनसक्सेसफुल हों क्योंकि आपने पहले रिसर्च नहीं करी। द सेकंड थिंग इज कि अगर उस फील्ड की या उस स्किल की डिमांड है, सो यू ऑल्सो मेक श्योर आपके पास उसका इनफ एंड रेलेवेंट एक्सपीरियंस हो। लेट्स से 2 3 4 या 5 साल, द मोर द एक्सपीरियंस द बेटर इट इज टू कन्विंस द अथॉरिटीज टू अप्रूव योर वीजा। सो मेक श्योर कि आपके पास उसका इनफ एक्सपीरियंस हो। तीसरा ये है कि इट इज बेटर कि आप जर्मन लैंग्वेज सीख कर आए, स्पेशली अगर आपकी रिसर्च के दौरान यू फाइंड आउट कि जिस फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं उस फील्ड में जर्मन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। सो इट इज रिकमेंडेड कि आप जर्मन लैंग्वेज सीख कर आए। और इन मोस्ट ऑफ द केसेस जब आप वीजा अप्लाई करेंगे जिस फील्ड के लिए, जॉब सर्च के लिए, तो अगर उस फील्ड में जर्मन की रिक्वायरमेंट्स होगी तो आपका वीजा मोस्ट प्रोबेबली अथॉरिटीज अप्रूव ही नहीं करेगी without your German language skills. So make sure again you do your research कि अगर उस फील्ड में जर्मन रिक्वायरमेंट्स है तो you have to make sure कि आप जर्मन लैंग्वेज सीख कर आए, otherwise it would be very difficult for you. अच्छा, क्योंकि ये वीजा होता है 6 महीने का, तो एक और रिक्वायरमेंट इस वीजे में ये होती है कि यू हैव टू शो द अथॉरिटीज द प्रूफ ऑफ इनफ फंड्स इन योर अकाउंट। You have to show them that you can bear your expenses during that time period which you are going to spend in Germany during your job search stay। और वो expenses होते हैं आई थिंक 5,000 से 6,000 यूरोस के दरमियान। अच्छा, लेकिन जॉब सर्च वीजे में एक मसला ये आ जाता है कि लेट्स से आपने जॉब सर्च वीजे के लिए अप्लाई किया, रिसर्च भी पूरी करी, जो आपके पास स्किल है या जिस फील्ड में आप जॉब सर्च करने जाना चाह रहे हैं उसकी डिमांड भी है, आपने जर्मन लैंग्वेज भी कर ली है, आपने फंड्स भी शो कर दिए हैं। लेकिन द थिंग इज कि जब आप यहाँ पर आएंगे then you have to arrange like accommodation, insurance and each and everything. There are so many other stuff which you have to do on your own. बट जो नेक्स्ट कैटेगरी है उसके अंदर ये सारी हेडेक्स नहीं होती हैं और आपको कोई टेंशन भी नहीं होती है, आपको कोई अनसर्टेनिटी नहीं होती है कि मैं जाऊंगा मुझे कब जॉब मिलेगी, मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो कैसी मिलेगी और कहाँ मिलेगी और किस शहर में मिलेगी। तो आपको इतनी सारी अनसर्टेनिटीज का फेस नहीं करना पड़ता।
और वो कैटेगरी है वर्क वीजा। क्योंकि जब वर्क वीजा मिलता है तो आपका वीजा लगने की पॉसिबिलिटी कह लें, प्रोबेबिलिटी कह लें, बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट होता है फ्रॉम योर एम्प्लॉयर, यू कैन शो दैट कॉन्ट्रैक्ट टू द एम्बेसी। अच्छा, उसमें फिर आपका वीजा भी ऑलमोस्ट गारंटीड होता है। उसमें फिर आपको ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने की जरूरत नहीं होती कि आप उसमें फंड्स भी दिखाएं कि मेरे पास इतने फंड हैं कि मैं 6-7 महीने के लिए बेयर कर सकता हूँ इन दैट टाइम। उसके बाद आपको ये भी रिसर्च करने की जरूरत नहीं है कि मेरी स्किल रेलिवेंट है या नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यू हैव गॉट द जॉब। ये इसमें फायदा होता है कि इसमें अनसर्टेनिटी नहीं होती। अदर थिंग इज कि यू कैन ऑलरेडी डिसाइड कि जिस सिटी में मेरी जॉब है उसी सिटी में मुझे जाना है, क्योंकि जॉब सर्च वीजा में आप जाते हो आपको नहीं पता होता कि आपकी कौन से शहर में जॉब लगेगी। तो यू आर काइंड ऑफ अनसर्टेन कि मैं किस शहर में जाऊं, और मे पॉसिबल आप एक शहर में जा रहे हैं जो कि जर्मनी के एक कोने में, और आपकी जॉब जो लगती है वो जर्मनी के उस शहर में लगती है जो दूसरे कोने में, देन यू हैव टू मूव। तो वो भी एक्सपेंसेस होते हैं और उसका भी हेडेक्स होते हैं। लेकिन वर्क वीजा में ये होता है कि आपको पता है कि आपकी जॉब कौन सी कंपनी में लगी है और वो कंपनी किस सिटी में, तो ऑब्वियसली यू विल डायरेक्टली मूव टू दैट सिटी। अनदर थिंग इज कि योर एम्प्लॉयर मेक श्योर कि जहां पे आपकी जॉब लगी है, जिसने आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट दिया है, वो आपके लिए अकोमोडेशन अरेंज करते हैं, उसमें भी हेल्प कर देते हैं। ये एक्चुअली डिपेंड करता है एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर, बट मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर्स हियर डू दैट कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने प्रोवाइड किया है, दे हैव हायर्ड यू, देन दे विल मेक श्योर कि आपकी जो रीलोकेशन है, आप एक दूसरी कंट्री से इनकी कंट्री में आ रहे हैं और इनके पास जॉब करने के लिए आ रहे हैं, दे विल मेक श्योर कि आपका जितने प्रोसीजर्स हैं वो सारे स्मूथ हों और आपको कम से कम डिफिकल्टीज फेस करनी हो। उसके लिए वो आपके लिए लेट से अकोमोडेशन में आपकी हेल्प करते हैं। देन यहाँ पर आने के बाद जितना भी पेपर या डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसीजर्स होते हैं या प्रोसेसेस होते हैं वो उसमें आपकी हेल्प करते हैं। सो इस वीजा में आप बहुत रिलैक्स होते हैं, मतलब अनसर्टेन नहीं होते। यू नो कि मुझे जाना है इस शहर में, वहां पे मेरी अकोमोडेशन अरेंज होगी। एंड कंपनीज में अलग से डिपार्टमेंट्स होते हैं जो आपकी इन चीजों में हेल्प करेगा। अकोमोडेशन में आपके देन फॉरेनर ऑफिस या इमिग्रेशन ऑफिस जिसे आप कहते हैं, उनमें जितने भी आपके प्रोसीजर या प्रोसेसेस होने या फॉर्मेलिटीज होनी है उनमें आपकी हेल्प करेगा। सो आपको पता है कि यू डोंट हैव टू डू एवरीथिंग ऑन योर ओन। मोस्ट ऑफ द थिंग प्रोसीजर्स एंड प्रोसेसेस वुड बी डन बाय द एम्प्लॉयर हु इज हायरिंग। अच्छा, अब जॉब सर्च वीजे में ये भी होता है कि ऑब्वियसली अगर वो आपका बहुत ज्यादा वर्क एक्सपीरियंस मांगते हैं, क्योंकि 3-4-5 साल जितना भी ज्यादा हो, और फिर उसी फील्ड में दे विल प्रोबेबली आस्क यू कि आपका बैचलर होना चाहिए या मास्टर्स होना चाहिए। लेकिन अगर किसी के पास ये नहीं है, कोई कहता है कि मेरे पास बहुत ज्यादा वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं है, मेरे पास बैचलर्स नहीं है या मास्टर्स नहीं है, या कोई लेट्स से एफएससी पास है या मैट्रिक है, तो वो कैसे यहाँ पर आ सकता है? तो उसके लिए भी एक तरीका है एंड दैट इज हाउस बिल्डिंग। यहाँ पे बहुत सी हाउस बिल्डिंग होती हैं और ये आप पाकिस्तान या इंडिया में बैठकर सर्च कर सकते हैं। तो उनमें इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं होती कि आपके पास मास्टर्स होना चाहिए या 5-6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 1-2 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस जो है वो इनफ होता है, देन यू कैन अप्लाई फॉर हाउस बिल्डिंग। हाँ, उसका एक ड्रॉबैक ये है कि आपकी सैलरीज उतनी नहीं होती, ऑलमोस्ट हाफ होती है। लेट्स से अगर एक फुल टाइम एम्प्लॉय यहाँ पे 2400-2500 यूरो कमाता है फॉर एग्जांपल पर मंथ, वरना तो 4-5-6 हज़ार यूरो भी यहाँ पर कमा रहे होते हैं। लेकिन अगर लेट्स से एक नॉर्मल एवरेज एम्प्लॉय यहाँ पे 2000-2500 यूरो अगर कमा रहा है, तो आप अगर हाउस बिल्डिंग पर यहाँ पर आएंगे तो वो आपको लेट्स से 1000-1200 यूरो कुछ आपकी सैलरी होगी, क्योंकि वो आपको सिखा रहे होते हैं। लेकिन जब आपकी हाउस बिल्डिंग खत्म हो जाएगी, सो यू विल गेट बैक टू द नॉर्मल सैलरी, लेट्स से 2000 यूरो 25, डिपेंडिंग अपॉन योर एम्प्लॉयर। तो एक ये भी तरीका है उन लोगों के लिए जिन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी हुई, जो या तो सिर्फ बैचलर्स किए हुए हैं या एफएससी किए हुए हैं या मैट्रिक किए हुए हैं। लेकिन इसमें एक रिक्वायरमेंट है कि इसमें लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट। आई थिंक दैट इज B1 या B2 जो लेवल इनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपने ये किया हुआ हो।